हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और ये है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 8 तक का सारे जो क्वेश्चंस हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का उसका मैं आंसर और एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। तो आज देखते हैं हम पार्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 81। Whether two mutations are located in the same functional unit or different functional unit is confirmed by। कह रहा है कि अगर दो म्यूटेशंस हैं, दो टाइप की म्यूटेशंस हैं, आपको ये पता करना है कि वो सेम फंक्शनल यूनिट के हैं या डिफरेंट फंक्शनल यूनिट के हैं, तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो मान लीजिए आपने एमसीक्यू सॉल्व किया है, आपने इसमें लगा दिया कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, और हमेशा से ये आपको सेम ही क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के बारे में। आप ऑप्शन जब भी देखेंगे आप आराम से लगा लेंगे। लेकिन बात होती है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट की, तो इसे सिस ट्रांस टेस्ट भी कहते हैं जेनेटिक्स में। ये टेस्ट होता है ये डिटरमिन करने के लिए कि दो म्यूटेशन जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, जो किसी एक स्पेसिफिक फिनोटाइप से एसोसिएटेड रहेंगे, वो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेम ही जीन का या वेरिएशन है दो डिफरेंट जीन का। तो ये जो टेक्निक है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट की, ये जो है आप दो इंडिविजुअल जो सेम फिनोटाइप वाले हैं और जिनके जीन में म्यूटेशंस होगा, तो आप पता कर सकते हैं कि वो सेम जीन में है या डिफरेंट जीन में। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दो केसेस है। मान लीजिए आपको दो व्हाइट फ्लावर मिलता है किसी पी प्लांट का। जब आप दोनों को क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन होता है सारे के सारे आपको व्हाइट मिलते हैं। तो कहेंगे हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो जो इससे प्रोजनी होगी वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, इसीलिए व्हाइट होगा ना। लेकिन केस नंबर 2 में आप देखेंगे तो सेम प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर, एक दूसरा भी व्हाइट फ्लावर है, पर जब हम उनका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पर्पल कलर का फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ से हुआ? तो जब ये चीज थी तो ये चीज आई, दैट मीन्स कुछ तो है। तो एक्चुअली ये एक प्रकार का म्यूटेंट है, ये दूसरे प्रकार का म्यूटेंट है। अब हमें ये पता करना है कि ये कॉम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नो कॉम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है इसका मतलब जो म्यूटेशन है वो एक ही जीन में हुआ है, ठीक है, वो सेम जीन के म्यूटेशन है, और ये दो अलग अलग जीन के म्यूटेशन है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक, आप दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे, मान लीजिए मैं आपको जीनोटाइप से समझाऊं। ये देखिए केस 1 में, इसमें क्या था जो मैंने आपसे बोला, होमोजाइगस रिसेसिव क्रॉस किया आपने, इसका भी जो प्रोजेनी होगा होमोजाइगस रिसेसिव, तो आपको व्हाइट फ्लावर मिला। लेकिन दूसरे फ्लावर में आप देखेंगे ये वाला केस नहीं, ये देखिए एक ही जीन है, एक ही जीन्स के एलील है, पर यहाँ पे दो जीन इन्वॉल्व है। इसीलिए क्योंकि दोनों जीन अगर वो होते होमोजाइगस डोमिनेंट तब तो ये पर्पल होता, पर क्योंकि इसमें ये ए वाला जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, इसमें बी वाला होमोजाइगस रिसेसिव है, तो दोनों जब ऐसी सिचुएशन रहेगा तो प्लांट क्या हो जाते हैं, व्हाइट फ्लावर वाले हो जाते हैं। और जब दोनों को आप क्रॉस कराएंगे तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल भी। अब इसमें ए भी है बी भी है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको पर्पल कलर का फ्लावर देखने को मिलता है। तो यही है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, और हम इसी सिचुएशन को जानने के लिए ये टेस्ट करते हैं। होप कि ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। कह रहा है एक सिंगल म्यूटेशन अगर अफेक्ट करे एक से ज्यादा फिनोटाइप का, तो ये प्रोसेस या फिनोमिनन क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपिक, ऑक्सोट्रॉपिक, एजोट्रॉपिक या क्रोमैटिन। इसे प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं, ट्रॉपिक बोलते हैं। A mutation that affect more than one character simultaneously is known as pleiotropic mutation। मान लीजिए आपके बॉडी में कोई म्यूटेशन होता है, वो उस म्यूटेशन की वजह से आपका हेयर कलर चेंज हो जाता है, आईज का कलर चेंज हो जाता है, तो ये एक ही जीन के म्यूटेशन के होने की वजह से दो अलग अलग फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। तो यही प्लियोट्रॉपिज्म है कि एक जीन जो होता है वो मोर देन वन फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। Which of the following incorporated into DNA as a base analog? इनमें से कौन सा जो है DNA में इनकॉर्पोरेट होता है एज अ बेस एनालॉग के जैसे एथिल मेथिल सल्फोनेट, नाइट्रस एसिड, 5-ब्रोमोयूरेसिल और सोडियम
एजाइड, तो मैंने आपसे बोला था बहुत सारी चीजें, ये पिछले क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस पे। एल्किलेटिंग एजेंट्स कौन होता है ये आपसे पूछे जाते हैं, जैसे डाई 2 क्लोरो एथिल सल्फाइड, एथिल मीथेन सल्फोनेट, एथिल एथीन सल्फोनेट। बेस एनालॉग मैंने आपसे बताया था 5 ब्रोमो यूरेसिल और 2 एमिनो प्यूरिन है। यही जो होता है बेस एनालॉग होते हैं, बेस के जैसे ये बिहेव करते हैं और ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो 5 ब्रोमो यूरेसिल है इधर। बाकी हाइड्रोक्सिल एजेंट, डीएमिनेटिक एजेंट ये आप याद रखिएगा। इंटरकैरेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं ये भी आप याद रखिएगा। सोडियम एजाइड की बात कर लें तो ये केमिकल म्यूटेजन है। मैंने आपसे बताया था ये ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट जो होता है उसके जरिए जो होता है म्यूटेजेनिसिटी अपना इफेक्ट डालता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ अ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड बाय अ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन दो टाइप की मैंने आपको म्यूटेशन बताए थे। जब प्यूरिन टू pyrimidine रिप्लेसमेंट होता है तो ट्रांजिशन, जब pyrimidine टू pyrimidine म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, वो ट्रांजिशन कहलाता है। लेकिन pyrimidine टू प्यूरिन ये क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्जन में आता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। फिर वही जो मैंने आपसे ऊपर टेबल में बताया था कि इनमें से एल्किलेटिंग एजेंट कौन है, तो एथिलीन सल्फोनेट जो है या आप एथिल मीथेन सल्फोनेट, एथिल एथेन सल्फोनेट, ये सारे क्या हैं आपके एल्किलेटिंग एजेंट्स हैं। 5 क्रो यूरेसिल ये आपका क्या है, बेस एनालॉग हुआ। एथिलीन सल्फोनेट हाँ एथिलीन सल्फोनेट है, ये आपका वो हो गया। 5 ब्रोमो यूरेसिल, 5 क्लोरो यूरेसिल, ये सब ये देखिए 5 ब्रोमो यूरेसिल ये बेस एनालॉग है, थायमीन के जैसा बिहेव करता है। 2 एमिनो प्यूरिन भी एक बेस एनालॉग है जो गोनिसिन और एडेनोसिन के जैसा बिहेव करता है। और थायमीन एनालॉग है आपका 5 क्लोरो यूरिडीन या यूरेसिल, ये भी अब क्या है आपका थायमीन एनालॉग है। तो यहाँ तक हो गया। हाइड्रोजीन मैंने आपसे बताया था, हाइड्रोजीन जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ये क्या है, एक रिडक्टेंट है जो बाय प्रोडक्ट है टिपिकल नाइट्रोजन गैस और वाटर का। ये रिडक्टेंट है बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स आर टिपिकली नाइट्रोजन गैस एंड वाटर, दस इट इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। हाइड्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से यूज किया जाता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर और कोरोजन इनहिबिटर की तरह यूज किया जाता है वाटर बॉयलर्स में और हीटिंग सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। मस्टर्ड गैस जो होता है केमिकल वॉरफेयर में वो क्या कॉज करता है, एंजाइम डीनेचरिंग, अफेक्ट सेल वॉल्स, म्यूटेशन और ब्लाइंडनेस। तो जो आपका मस्टर्ड गैस है ये कार्सिनोजेनिक होता है और ये म्यूटेशंस जो होता है वो प्रमोट करता है। ये डीएनए एल्किलेशन कॉज करता है जहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है और डीएनए के सिंथेसिस और रिपेयर, पॉइंट म्यूटेशंस, ये सब जो चीजें हैं वो प्रभाव डालता है हमारे डीएनए पे। तो मस्टर्ड गैस क्या होगा, म्यूटेशन कॉज करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेजन। इनमें से आपको बताना है कि म्यूटेजन कौन है। इथिल मेथिल सल्फोनेट आपको पता है ये म्यूटेजन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डीएनए एथिलेटिंग एजेंट है, डीएनए में एथिल ग्रुप का एडिशन करके म्यूटेशन कॉज करता है। कॉल्चिसिन की अगर हम बात कर लें तो आपको पता है ये पॉलीमराइजेशन जो माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन होता है उसको रोकता है। एस्कुलिन और एक्टी क्या है आपका, एक्टिडियोन। एस्कुलिन की अगर हम बात कर लें ये क्या है, कॉमेरिन ग्लूकोसाइड है दैट नेचुरली अकर्स इन द ट्रीज। किस ट्रीज में होता है, हॉर्स चेस्टनट जिसका साइंटिफिक नेम एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम है। और कैलिफोर्निया बकाई में भी ये होता है, प्रिकली बॉक्स में भी होता है, डैफनिन में भी होता है। इट इज आल्सो फाउंड इन डैंडेलियन कॉफी में भी होता है। एज मेडिकेशन एस्कुलिन इज समटाइम्स यूज एज वैसोप्रोटेक्टिव एजेंट की तरीके से यूज किया जाता है। एस्कुलिन को भी माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज किया जाता है बैक्टीरियल स्पीसीज का आइडेंटिफाई करने में, स्पेशली एंट्रोकोकाई और लिस्ट्रिया। और जो लास्ट में आपका दिया था एक्टियोडायोन, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस से और ये फंजाई और ईस्ट का ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। आपसे पूछा है द मोस्ट पोटेंट केमिकल म्यूटेजनेज, इनमें से सबसे ज्यादा म्यूटेजन कैपेसिटी किसकी है, एमएमएस का, एमएनएनजी, ईएमएस और बीयूआरडी का। तो एल्किलेटिंग एजेंट होते हैं आपके सारे एमएमएस, ईएमएस और एमएनएनजी, ये सारे आपके एल्किलेटिंग एजेंट्स हैं। तो जो एमएनएनजी है आपका ये सबसे ज्यादा पोटेंट म्यूटेजन है, केमिकल म्यूटेजन। इसके बाद आपका ईएमएस आता है, फिर आपका एमएमएस आता है और बीयूआरडी के बारे में मुझे कहीं पे कुछ नहीं मिला। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा सोर्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है इन लाइसोजेनी C3 प्रोटीन क्या करता है। C3 प्रोटीन
आपको पता है लिटिक साइकिल लाइसोजेनी दोनों होता है, लाइसोजेनी होगा या लिटिक होगा ये भी एक डिसीजन है, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोटीन हैं, ठीक है, और प्रमोटर ऑपरेटर ये सारे बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे जीन हैं, कौन कब अर्ली जीन्स हैं, कुछ लेट जीन्स हैं, वो कब एक्टिवेट होते हैं कब नहीं एक्टिवेट होते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसीजन होता है कि जो फाज बैक्टीरियोफाज है आपका उसमें लाइसोजेनी होगा या लेटिक होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रोटीन आपके दिए हुए हैं, उनका फंक्शन है, कह रहा है C3 प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो बहुत सारे प्रोटीन है, C1 प्रोटीन है, C2 प्रोटीन है, C3 प्रोटीन है, क्रो प्रोटीन है, N प्रोटीन है, Q प्रोटीन है, इसका सारे का फंक्शन लिखा हुआ है। C3 प्रोटीन की फंक्शन की बात कर लें तो C3 प्रोटीन क्या करता है, ये C2 प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय होस्ट एंजाइम। होस्ट एंजाइम क्या है आपका, हेला प्रोटीज, उससे, और ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, प्रोटेक्ट C2 प्रोटीन फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय होस्ट एंजाइम द हेला प्रोटीन। और जो सारे तीन हैं ऑप्शन ये गलत हैं, सी वाला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं जो कि लास्ट है आपका, विच कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट स्टेन ड्यूरिंग फॉल्गन स्टेनिंग। फॉल्गन स्टेनिंग में कौन सा आपका क्रोमोसोम का कंटेंट स्टेन्ड होता है एक्चुअल में। तो क्रोमोसोम का जब हम स्टेनिंग फॉल्गन स्टेनिंग से करते हैं तो आपका डीएनए जो होता है स्टेन्ड होता है सिलेक्टिवली इस स्टेन से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 91 से जो है उसका सोल्यूशन देखेंगे। चलता हूं मैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।